रेक्टल इन्फ्लेमेशन कैन रिजल्ट फ्रॉम इरिटेंट ड्रग्स, फॉर एग्जाम्पल इंडोमिथासिन, डाइक्लोफेनेक एक्सेट्रा। तो जैसे आपको पता होगा कि इंडोमिथासिन, डाइक्लोफेनेक ये ड्रग जो है NSAID ड्रग है, NSAID। एंड ये जो NSAID ड्रग है ये अगर हम रेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं तो इसके वजह से रेक्टल इन्फ्लेमेशन हो सकता है। देन इट इज़ रैदर इनकन्वीनियंट एंड एम्बैरसिंग टू पेशेंट। पेशेंट ये रूट पसंद नहीं करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आज हम लोगों ने अभी जो स्टडी किया तो एंटेरल रूट ऑफ ड्रग एडमिशन जो है सिस्टमिक इफेक्ट के लिए एंटेरल रूट। ओके, तो एंटेरल रूट में हमने ओरल, सबलिंगुअल, बकल एंड रेक्टल रूट को डिस्कस किया विथ इट्स एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। तो एंटेरल रूट से रिलेटेड, इस कंसेप्ट से रिलेटेड जो MCQs है एंड जो प्रीवियस एग्जाम्स में कभी पूछे गए हैं, किसी ना किसी एग्जाम्स में ये MCQs पूछे गए हैं, तो वो MCQs हम लोग यहाँ पे अभी कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे और आपको आंसर देना है। और आंसर देते समय ध्यान दीजिए, यदि आपको आंसर पता नहीं है तो NA टाइप करना है, बट जो भी अभी यहाँ पे क्लास में प्रेजेंट है उन्होंने आंसर दीजिए, उनको आंसर देना है, आपको इंटरेक्टिव रहना है। ठीक है, अगर आंसर पता नहीं है तो आप NA आंसर दे सकते हो। NA का मतलब नॉट अटेम्प्टेड, और आपको नॉट अटेम्प्टेड की भी प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होता है, बहुत से एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग होता है। और नेगेटिव मार्किंग यदि है तो आपको कोई रिस्क लेना नहीं है, अननेसेसरी रिस्क लेना नहीं है। यदि आपको किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको आंसर देना नहीं है। एक बात ध्यान दीजिए कि नंबर ऑफ MCQs अटेम्प्ट करना, मतलब आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा MCQ अटेम्प्ट कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट इज एक्यूरेसी। नंबर ऑफ MCQs, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करना यह जरूरी नहीं है, बट आपका एक्यूरेसी होना जरूरी है। सो नंबर ऑफ MCQs आप कितने अटेम्प्ट करते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपका एक्यूरेसी दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चलिए अभी जो कंसेप्ट एंटेरल रूट ऑफ ड्रग एडमिशन, ये जो कंसेप्ट हमने अभी कवर की है, उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो MCQs है, जो PYQ है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अब आपको आंसर देना है। तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1, द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेट विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, द ड्रग नीड नॉट बी स्टेराइल। सेकंड, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल। थर्ड, drug bypasses the first pass metabolism, and fourth, nitroglycerin tablet can be administered by this route. इसमें आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओरल, ऑप्शन बी रेक्टल, ऑप्शन सी सबलिंगुअल, ऑप्शन डी इनहेलेशन। सो क्या आंसर आएगा इसका? आंसर सबलिंगुअल। दीपाली ने आंसर दिया आंसर सी। आंसर सी सबलिंगुअल। ओके, यस, ओके। प्रीता, ओके, प्रीति ने भी ऑप्शन सी बोला है। ओके, नेहा ने भी ऑप्शन सी बोला है। तो आप सभी ने ऑप्शन सी यहाँ पे सिलेक्ट किया है, सबलिंगुअल रूट को आपने सिलेक्ट किया है। सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यस दिव्या, आपने भी करेक्ट आंसर दिया है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे द ड्रग नीड नॉट बी स्टेराइल, तो ड्रग नीड नॉट बी स्टेराइल, तो ओरल केस में यस, ओरल में भी ड्रग नीड नॉट बी स्टेराइल, रेक्टल में भी, सबलिंगुअल में भी, इनहेलेशन में भी। देन सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल, ओरल में भी पॉसिबल है, रेक्टल में भी पॉसिबल है, सबलिंगुअल में भी पॉसिबल है, इनहेलेशन में भी पॉसिबल है। देन ड्रग बाईपासेस द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो ओरल में फर्स्ट ये पॉसिबल नहीं है। ओरल रूट में 100% ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए जाता ही जाता है। रेक्टल रूट 50% ड्रग ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए जा सकता है। सबलिंगुअल, तो सबलिंगुअल रूट से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे सबलिंगुअल रूट में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाईपास हो जाता है। एंड इनहेलेशन, तो इनहेलेशन में भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड किया जाता है। फर्स्ट इनहेलेशन रूट से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। तो यहाँ पे इनहेलेशन रूट में ये जो थर्ड पॉइंट है, ड्रग बाईपासेस द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यह सी और डी दोनों ऑप्शन के लिए करेक्ट है। नाउ फोर्थ ऑप्शन, नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट, तो नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट ओरल रूट से भी एडमिनिस्टर की जा सकती है एंड सबलिंगुअल रूट से भी एडमिनिस्टर की जा सकती है। ओके, देन अगर हम इनहेलेशन की बात करें तो इनहेलेशन रूट के लिए टैबलेट नहीं होती है।
इनहेलेशन रूट के लिए क्या डोसेज फॉर्म होता है? तो इनहेलेशन रूट के लिए डीपीआई होता है, डीपीआई, या फिर एरोसोल होगा, डीपीआई और एरोसोल। तो इनहेलेशन रूट के लिए जो डोसेज फॉर्म है दैट इज द डीपीआई और एरोसोल। व्हाट इज डीपीआई? क्या है डीपीआई? पता है डीपीआई? सो डीपीआई इज ड्राई पाउडर इनहेलर, ड्राई पाउडर फॉर इनहेलेशन, ड्राई पाउडर फॉर इनहेलेशन। ओके, डीपीआई। तो इनहेलेशन के लिए हम लोग टैबलेट इस्तेमाल नहीं करते हैं, वी डू नॉट यूज टैबलेट फॉर इनहेलेशन। इनहेलेशन के लिए डीपीआई, ड्राई पाउडर फॉर इनहेलेशन यूज किया जाएगा, या फिर एरोसोल। तो यहाँ पे ये चारों भी जो है कैरेक्टरिस्टिक ये सबलिंगुअल रूट के कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट सुटेबल फॉर। ऑप्शन है अनपैलेटेबल एंड हाईली इरिटेंट ड्रग्स, एग्जाम्पल अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ऑप्शन बी अनएब्सॉर्बेबल ड्रग्स, एग्जाम्पल इंसुलिन। ऑप्शन सी ड्रग्स दैट आर डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव जुसेस, एग्जाम्पल क्लोराम्फेनिकोल। ऑप्शन डी ड्रग्स विद एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, एग्जाम्पल लिग्नोकेन। बताइए। बी बी ओके, एक आंसर बी आ रहा है, एक आंसर डी आ रहा है। कुछ आंसर्स, कुछ लोगों ने आंसर बी दिया है, कुछ ने ऑप्शन डी आंसर दिया है। ऑप्शन बी, ओके राजगुरु, शिवानी, आपने भी आंसर दिया है। अभी देखिए, ये जो ऑप्शंस है यहाँ पे आपको रीजंस एंड एग्जांपल्स को देखना होगा। रीजंस एंड एग्जांपल, यहाँ पे जो रूट ऑफ ड्रग एडमिशन है, तो कौन से ड्रग के लिए हम ओरल रूट इस्तेमाल नहीं कर सकते और क्यों? क्यों? ओके, जैसा अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है, इसके लिए ओरल रूट हम यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज इट इज अनपैलेटेबल एंड हाईली इरिटेंट ड्रग। ये सही है क्या इसका रीजन? अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक ओरली एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है या ओरली एब्जॉर्ब नहीं होता है। इसका एक्चुअल रीजन क्या है? तो इसका रीजन है कि यह अनएब्सॉर्बेबल ड्रग है। ये क्या है? अनएब्सॉर्बेबल ड्रग है। ओके, अमाइनोग्लाइकोसाइड के लिए ये जो रीजन है ये करेक्ट नहीं है। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स अनएब्सॉर्बेबल ड्रग है, ये इसका कारण है। ओके, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। देन इंसुलिन, इंसुलिन ओरली क्यों दिया नहीं जा सकता? अनएब्सॉर्बेबल है इसलिए क्या? तो नहीं, इंसुलिन जो है ये ड्रग डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं, तो डाइजेस्टिव जूस जो है वो इंसुलिन को डिस्ट्रॉय करते हैं। ओके, तो इंसुलिन को कौन डिस्ट्रॉय करता है? डाइजेस्टिव जूसेस डिस्ट्रॉय करते हैं, इसलिए इंसुलिन ओरली नहीं दिया जा सकता। तो जो ऑप्शन बी है ये भी गलत हो गया। देन ऑप्शन सी, क्लोराम्फेनिकोल, क्लोराम्फेनिकोल ये ओरली क्यों नहीं देते? बिकॉज इट इज अनपैलेटेबल एंड हाईली इरिटेंट ड्रग्स। ये अनपैलेटेबल है और हाईली इरिटेंट ड्रग है, इस वजह से क्लोराम्फेनिकोल ओरली नहीं दिया जाता। सो यहाँ पे ये ऑप्शन सी जो है ये भी गलत है। ओके, नाउ ड्रग्स विथ एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, लिग्नोकेन। लिग्नोकेन ये एक एंटी अरिथमिक ड्रग है और ये एंटी अरिथमिक ड्रग होने की है एंड इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको हम ओरली नहीं देते हैं। सो यहाँ पे जो ऑप्शन डी जो है दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे किस तरह के एमसीक्यू आपसे पूछे जाते हैं वो ध्यान दीजिए। ये जो एमसीक्यू है ये मोस्ट डिफिकल्ट लेवल के एमसीक्यूज होते हैं, ये इजीएस्ट लेवल के नहीं है। अगर इजीएस्ट लेवल का एमसीक्यू पूछना है तो यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक ओरली क्यों दिए नहीं जा सकते। इस तरह से आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। ओके, देन सो ये डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल है, मोस्ट डिफिकल्ट लेवल है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो, मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है एंड आपने प्रॉपर स्टडी किया है, और इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर दे रहे हो तो कोई भी एग्जाम होने दीजिए, किसी भी लेवल के एग्जाम होने दीजिए, इवन यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम हो, सीआरई एम्स के एग्जाम हो, आरआरबी के एग्जाम हो, तो भी आप
वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का आपका स्किल है, आपका टैलेंट है, आपका एटीट्यूड है। ओके, ये ध्यान दीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज नॉट सुटेबल टू एडमिनिस्टर्ड सबलिंगुअली? सो ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए ड्रग विथ हायर पोलैरिटी, ऑप्शन बी अ ड्रग विथ लो डोज, ऑप्शन सी अ नॉन इरिटेंट ड्रग, ऑप्शन डी अ ड्रग विथ प्लेजेंट टेस्ट। बताइए क्या आंसर हो सकता है, दीजिए आंसर। ऑप्शन ए दीपाली, दीपाली ने ए आंसर दिया है। ओके दीपाली। ओके शिवानी ने भी ए आंसर दिया है। ओके शिवानी। देन नेहा, आपने भी ए आंसर दिया है। ओके नेहा। सो यहाँ पे जो आंसर आया है सभी ने ए आंसर दिया है, 100% करेक्ट है, सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो जब ऊपर में हम लोगों ने सबलिंगुअल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को, सॉरी सबलिंगुअल रूट को हमने स्टडी किया था, तो सबलिंगुअल रूट में हमने क्या देखा था, तो यहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए फ्रॉम अ फॉर्मुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो फॉर्मुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ड्रग पोटेंट होना चाहिए, मतलब उसका डोज कम होना चाहिए। ड्रग लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए, मतलब उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए। लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब वाटर सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए, राइट। देन ड्रग नॉन इरिटेंट होना चाहिए। तो आपने अगर इस पॉइंट को ठीक से समझ के लिया है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो ये भी जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हो, इसका मतलब आप में वो स्किल है, आप में वो टैलेंट है, आप में वो एटीट्यूड है कि आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ओके, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ एंड जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट एंड एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी तरीके से आपका स्टडी का पैटर्न होना चाहिए। आपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाहिए, कंसेप्ट को समझ लेना चाहिए, एंड इस तरह के जो कंफ्यूज करने वाले एमसीक्यूज है उनकी आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड यहाँ पे मैं जो आपको नोट्स दे रहा हूँ, आपको सिर्फ इसी नोट्स पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको अपने तरीके से अपने तरफ से भी एक्स्ट्रा स्टडी करना है, रेफरेंस बुक्स में से स्टडी करना है, एंड खुद के नोट्स खुद बनानी है। सेल्फ नोट्स बनाइए, खुद के की पॉइंट्स खुद निकालिए। ये जो नोट्स है, ये नोट्स आपके लिए गाइडलाइन का काम करेगी। आपको एक गाइडलाइन बता रही है, स्टडी कैसे करना है वो आपको ये नोट्स बता रही है। ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर आपके लिए गाइडलाइन है। आपको कैसे स्टडी करना है इसका कोचिंग आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। आपका स्टडी करने का तरीका क्या होना चाहिए ये आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके अलावा आपको हमारा जो बुक है, आज बुक का ऑर्डर प्लेस किया जाएगा अभी दोपहर में, तो एक 4 to 5 डेज में आपको बुक मिल जाएगा। तो बुक के भी एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये नोट्स है प्लस हमारा ये लेक्चर है प्लस बुक है, ये तो आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। इसके अलावा आपको जो रेफरेंस बुक्स है, जैसे कि ये जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इस टॉपिक को आपको केडी त्रिपाठी से पढ़ना है, आपको एंसल में से पढ़ना है, आपको ऑल्टन में से पढ़ना है। आपको टेक्स्ट जो रेफरेंस बुक्स है, डिप्लोमा के भी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, जिन्होंने ऑनली डिप्लोमा किया है, उन लोगों से भी मैं कहता हूँ कि ये जो रेफरेंस बुक है, एंसल है, ऑल्टन है, केडी त्रिपाठी है, इन बुक्स में से भी आपको स्टडी करना है। ये बुक्स आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी। एंड यदि कुछ दिक्कत है वो बुक्स में आपको, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको आगे गाइड करूंगा कि कैसे आपको बुक्स मिल सकती है। तो ये बुक्स में से भी आपको रूट्स ऑफ ड्रग एडमिशन पढ़ना है एंड खुद के की पॉइंट्स निकालना है। सेल्फ स्टडी भी इम्पॉर्टेंट है। एंड और एक बात ध्यान दीजिए कि एग्ज़ाम के समय नियर अबाउट 40 डेज जब रहते हैं, तो 40 डेज का जो पीरियड होता है एग्ज़ाम के पहले 40 डेज का जो पीरियड होता है वो रिवीजन का पीरियड होता है। ओके, एंड मैं सजेस्ट करूंगा कि 40 डेज जो होते हैं एग्ज़ाम से पहले, ये 40 डेज में आपने कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो कुछ आपने पढ़ा है, जो कुछ भी आपने सेल्फ नोट्स बनाई है, खुद के नोट्स बनाई है, उस नोट्स को आप पढ़िए 40 डेज, लास्ट 40 डेज में। जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लास्ट में जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है, तो नोटिफिकेशन आने के बाद में स्टडी शुरू करते हैं, उसके बाद में क्लासेस ज्वाइन करते हैं। लेकिन उस समय में आप नया पढ़ते हो,
नया स्टडी करते हो और उसका स्टडी करने के बाद में आपको रिवीजन करने का समय नहीं मिलता है, और रिवीजन करने का समय नहीं मिलने की वजह से एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज होते हो, और एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन होने की वजह से नेगेटिव मार्किंग में आपके मार्क्स चले जाते हैं। फिर आप पछतावा होता है आपको कि हमने पहले स्टडी किया होता तो काफ़ी अच्छा होता। तो आपको ये पछतावा नहीं होना चाहिए, इसीलिए आप लोगों ने अभी से स्टडी शुरू कर दिया है, दैट इज़ गुड थिंग। बट ध्यान दीजिए कि कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो एग्ज़ाम के 40 डेज पहले से आपने नया स्टडी करना बंद कर देना चाहिए, एंड जो कुछ भी आपने स्टडी किया है, जो भी नोट्स आपने खुद की बनाई है, एंड जो कुछ भी आपने पहले स्टडी किया है उसी को आपको रिवाइज करना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम के समय में आपका कन्फ्यूजन न हो और निगेटिव मार्किंग न हो। तो इसीलिए जो कोई भी आप मतलब जब भी कोई भी एग्ज़ाम आपको देनी होगी, चाहे वो आरआरबी हो, सीआरई एम्स है, डीएचएस है, डीएमईआर है, तो एग्ज़ाम्स आने से पहले ही आपके नोट्स, खुद के नोट्स, सेल्फ स्टडी, खुद के की पॉइंट्स रेडी होने चाहिए, एंड वो भी आपको रेफरेंस बुक्स में से पढ़ने चाहिए, एंड 40 डेज पहले रिवीजन आपने शुरू कर देनी चाहिए। इस तरीके से अगर आप स्टडी करते हो तो आपका क्वालिफाई होना, आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है, 100% पक्का है। कोई भी एग्ज़ाम हो रहे हो, यूपीएससी से ड्रग इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम हो, एमपीएससी से ड्रग इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, यदि आप प्रॉपर रिवीजन करते हो और आपके उसमें प्रॉपर स्टडी मटेरियल है और आपने रेफरेंस बुक में से खुद का स्टडी मटेरियल बनाया हुआ है, तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। यहाँ पे क्लास में आपको अगर नोट्स बनाते समय या रेफरेंस बुक का स्टडी करते समय कोई भी दिक्कत आती है, कोई डिफ़िकल्टीज आती है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, कंसेप्ट्स समझ में नहीं आ रहे हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पे गाइडलाइंस कोचिंग आपको मिलेगी।